नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विक्की के। बिहार पुलिस का एग्जाम आपके सर पर है, तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी मजबूत कर लेनी चाहिए। अगर अभी भी आप सुस्त पड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बिहार पुलिस के नए पैटर्न पर आधारित आज का जो क्लास है वह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से प्रश्न आने हैं। आप लोग सिलेबस को देखें, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो आज का वीडियो है मौर्य साम्राज्य। इसको करने के बाद मौर्य साम्राज्य से एक भी प्रश्न आपको फिर इधर उधर से देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को करें और एक अंक सुनिश्चित करें गारंटी के साथ। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम पर प्रतिदिन अब क्विज 9 बजे रात से शुरू हो चुका है। तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर जाकर के ज्वाइन करें, क्योंकि वहां आपको निःशुल्क क्विज मिल रहा है। क्विज करने से आपको वहां ये लाभ होगा, आप अपनी शक्ति को आंकेंगे, आप अपनी शक्ति को मापेंगे, कितनी आपने तैयारी करी है, कितना आप तैयार हैं 21,391 वालों से फाइट करने के लिए। तो जरूर आएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इसके अलावा जिस पीडीएफ से आज आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और तो और बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सब्जेक्ट वाइज में आपको उपलब्ध करा रहा हूं। हिस्ट्री का मैं करा चुका हूं, पॉलिटी भी आपको करा ही चुका हूं। तो ये सारे क्लास आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वो भी मैं करा दूंगा। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक है तो पेशेंस बना के रखिएगा और सारे प्रश्नों को नोट करते जाइएगा दिमाग में, है ना, क्योंकि पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, पहला सवाल, सिकंदर भारत में किस दर्रे से दाखिल हुआ था? भारत में जब सिकंदर आया तो किस दर्रे से प्रवेश किया? कौन सा दर्रा था? तो वह दर्रा था खैबर दर्रा, या खैबर पास कहिए उसको। अगर ऑप्शन में खैबर पास आए तो घबराना नहीं है, उसी को दर्रा कहते हैं। ओके, तो सिकंदर भारत में प्रवेश किया था खैबर पास से। प्रश्न संख्या 2, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है कि मौर्य वंश के पहले जो वंश था वह नंद वंश था। तो यहां से भी एक सवाल बन जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की नींव डाली? तो आप याद रखिएगा कि नंद वंश। इतना आपको ध्यान रखना ही है। चलिए अगला सवाल, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैकियावेली है वह चाणक्य को, कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर 3-3 नाम ले रहे हैं, क्या बात है, डिस्टर्ब हो गए हैं का? तो जी नहीं, उसी व्यक्ति का 3 नाम, तीनों नाम से वह जाना जाता है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। ओके, तो ये भी चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, मैकियावेली चाणक्य को। मौर्य की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य वंश जब शासन कर रहा था तो उस समय उनके राज्य की जो राजकीय मुद्रा थी वह क्या थी? तो वह थी आहत सिक्के, पंच्ड मार्क क्वाइन। जी हाँ, पंच मार्क्ड क्वाइन, या इसे पण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था, आहत सिक्का या पंच मार्क्ड क्वाइन भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, इसकी राजकीय मुद्रा की बात की जा रही है। किसकी? मौर्य वंश के समय की राजकीय मुद्रा। चलिए, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण तथा कुल कितने प्रकरण हैं? तो अधिकरण की बात करें तो 15 अधिकरण। जी हाँ, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। अधिकरण की संख्या कम है, नाम भले ही अधिकरण है, अधिक मतलब अधिक होना चाहिए, लेकिन संख्या कम है। प्रकरण जो है वह 180 है, ये चीज ध्यान रखना है। राज्य का साप्तांग सिद्धांत किसने दिया था?
तो राज्य का जो साप्तांग सिद्धांत था वह चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा? राज्य का साप्तांग सिद्धांत भी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के द्वारा ही जो है वह दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मौर्य 7 नंबर सवाल, मौर्य वंश में गुड पुरुष का मतलब क्या होता है? मौर्य वंश में गुड पुरुष का मतलब, तो मौर्य वंश में गुड पुरुष का मतलब गुप्तचर होता है। क्या होता है? गुप्तचर। बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है बच्चों कि मौर्य वंश में गुड पुरुष का मतलब क्या होता है, तो गुप्तचर होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। सारे प्रश्न वेरी वेरी महत्वपूर्ण हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। मौर्य साम्राज्य में भू राजस्व अर्थशास्त्र के अनुसार कितना था? अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के समय भू राजस्व का वर्णन है कि 1/6 जो है वह भू राजस्व है। लेकिन वही मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ने बताया है कि जो भू राजस्व था मौर्य साम्राज्य के समय वह 1/4 था, ना कि 1/6। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 मतलब कुल आपकी कमाई का, उपज का 6वां भाग। ओके, और इसके अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार जो है वह है 4था भाग। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है। ओके, चलिए मेगास्थनीज किसका राजदूत था और भारत कब आया था? तो मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और वह भारत 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के मध्य आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वह भारत 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का नाम किस रूप में लिया है? मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को एक अन्य नाम से पहचाना है। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न बनेगा कि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पहचाना? तो आप बताएंगे सेंड्रोकोटस। क्या नाम बताएंगे? सेंड्रोकोटस। अमित्रोचेटस भी आपको कहीं मिलेगा, लेकिन वो बिंदुसार के लिए है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। यह भी ध्यान देना है आपको। चलिए प्राकृतिक इतिहास यानी नेचुरल हिस्ट्री, यह एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत ही बार पूछ दिया गया है ये वाला प्रश्न, नेचुरल हिस्ट्री। इसको हिंदी में पूछ दिया जाता है प्राकृतिक इतिहास। तो दोनों ध्यान दीजिएगा, नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास प्लिनी के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ओके, सुदर्शन झील सौराष्ट्र में है। इस झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील जो है सौराष्ट्र में, इसका निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही कराया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही कराया गया था सुदर्शन झील। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो बनाया था, लेकिन पुनर्निर्माण की बात करी जाए तो अशोक का नाम आता है। किसका नाम आता है? अशोक का नाम आता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। चलिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और वह कौन सा अभिलेख था जिसे पढ़ा गया? तो 1837 में, जी हां, इसमें भी याद रखना है आपको, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। और वह कौन सा अभिलेख था? दिल्ली टोपरा। कौन सा? दिल्ली टोपरा। ओके, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने खोजा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा? तो अशोक के अभिलेख को खोजने वाला पहला व्यक्ति 1750 में टी फैंथलर। जी हां, टी फैंथलर। इसी दिल्ली मेरठ वाले अभिलेख को खोजा गया है। ओके, चलिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी?
तो अशोक के जो अभिलेख थी उसकी भाषा प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, ध्यान दीजिएगा। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र प्रशासन के वर्णन किस ग्रंथ में है? यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताएंगे मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में। किसमें? मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है शक शासक रुद्र दमन से। किससे? शक शासक रुद्र दमन से। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है शक शासक रुद्र दमन से। चलिए, किस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी जो जिस पुस्तक से मिलती है उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। कौन सी पुस्तक है? उस पुस्तक का नाम है बच्चों मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने समझा होगा। किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। और अमित्र घात का मतलब क्या होता है यह भी पूछता है। तो अमित्र घात का जो मतलब होता है वह होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। यह भी ध्यान देना है। यहां पर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे बिंदुसार और बिंबिसार में। तो आप जब चंद्रगुप्त लिखते हैं तो चंद्र में चंद्र पर एक बिंदी पड़ जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त के बाद यही बिंदु यहां आके बिंदुसार बन गया। ओके, चंद्रगुप्त वाला जो बिंदु है यही आगे चल के बिंदुसार बनता है। और बिंबिसार जो है वह हर्यंक वंश का संस्थापक है। वह पहला व्यक्ति है, संस्थापक है। लेकिन यहां बिंदुसार जो है यह दूसरा व्यक्ति है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया है। तो यह भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, हमने अभी चर्चा किया कि अमित्र घात का अर्थ क्या होता है। तो अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। और इसका एक नाम अन्य भी है, सिंह सेन। बिंदुसार का एक और नाम है सिंह सेन। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर चल लेते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने, एंटियोकस प्रथम कहां का शासक था? सीरिया का। यहां से एक क्लियर हो गया। तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने किस समय डायमिकस नामक राजदूत भेजा था? किसके समय? डायमिकस नामक राजदूत किसके समय भेजा था? तो यह बिंदुसार के समय ही भेजा था। यहां से 2-3 प्रश्न क्लियर होगा। एक तो किसी एंटियोकस कहां का शासक था? सीरिया का। दूसरा प्रश्न बनेगा डायमिकस किसका राजदूत था? तो एंटियोकस प्रथम का। डायमिकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। 3 सवाल यहां से क्लियर होते हैं। चलिए, अशोक को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? तो यह मास्की अभिलेख में कहा गया है अशोक को बुद्ध शाक्य। अशोक को मास्की अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक गद्दी पर बैठा था 273 ईस्वी पूर्व। जी हां, -273 ईस्वी पूर्व भी कह सकते हैं आप आराम से, क्योंकि लिखा तो यही जाता है 273 ईस्वी पूर्व। मतलब ईस्वी शुरू होने से पहले 273 वर्ष उसने गद्दी पर बैठा। ओके, अब इसका राज्याभिषेक कब हुआ? तो भैया 273 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा, तो राज्याभिषेक तो गद्दी पर बैठने के बाद हुआ है 4 साल। तो इसमें से अगर आप -4 कर देते हैं, क्योंकि 4 साल उसने बिता दिया है, तो 269 हो जाएगा। ये प्लस, ये माइनस मत मानिए इसको, ठीक ना, ये माइनस इसको मत मानिए। तो 269 ईस्वी पूर्व यह गद्दी पर बैठा है। सॉरी, ये राज्याभिषेक इसका हुआ। गद्दी पर तो 273 में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं पालना है। गद्दी पर 273 ईस्वी पूर्व बैठा, बैठने के 4 वर्ष बाद इसका राज्याभिषेक हुआ है 269 ईस्वी पूर्व। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की? तो गद्दी पर बैठने से और राज्याभिषेक कराने तक 4 वर्ष का समय लिया, और इसके 8 वर्ष बाद यानी 269 में इसने राज्याभिषेक कराया,
और 261 में इसने कलिंग विजय करी। कितने में? 261 में। कलिंग विजय कब की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है 261 ईस्वी पूर्व। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो जब आप 13वें शिलालेख पढ़ेंगे तो उससे अशोक के कलिंग विजय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? तो अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया उसमें इतना सारा जनहानि देखा तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया, और इसी युद्ध के बाद अशोक जो है यह सदा के लिए और यह जो अहिंसा त्याग दिया है ना, ध्यान दीजिएगा, सदा के लिए यह युद्ध नीति जो है वह त्याग दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसने भेजा? श्रीलंका किसे भेजा? अशोक अब धार्मिक व्यक्ति बनना चाहा, इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत जोर शोर से किया, और प्रचार करने के क्रम में संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका भेजा। किसको? संघमित्रा तथा महेंद्र को श्रीलंका भेजा। अशोक के समय 5 प्रांत कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न रिपीट होगा और आपसे पूछा जाएगा कैसे कि अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या थी वह 5 थी। अब यहां पूछ रहा है कि वह 5 प्रांत कौन कौन से हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रांत अशोक के समय नहीं था, तो नाम याद रखना है। चलिए 5 का हम नाम आपको बताता हूं। पहला है अवंती, प्राची, कलिंग, उत्तरापक, दक्षिणापथ। ओके, 5 का नाम आपको याद रखना है। अवंती, प्राची, कलिंग, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। 5 नाम आपको याद रखना है। अशोक के किस शिलालेख में जीव हत्या पर निषेध बताया गया है? तो यह प्रथम शिलालेख में, अशोक के प्रथम शिलालेख में ही जीव हत्या पर प्रतिबंध बताया गया है। ऐसा इसके प्रथम शिलालेख पे ही वर्णन है, जिक्र है। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। चलिए अगला प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख से, अशोक के किस अभिलेख से अशोक के धम्म यात्रा का प्रारंभ बोध गया से शुरुआत का पता चलता है? अशोक के किस अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो धम्म यात्रा की शुरुआत करी है यह बिहार के बोध गया से करी है? तो यह अभिलेख 8वां है। कौन सा है? 8वां है। किस अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है? तो भाब्रू या विराट अभिलेख में इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख तो रूमिनदेई स्तंभलेख। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रूमिनदेई स्तंभलेख है, ध्यान दीजिएगा। अशोक के बराबर और नागार्जुन गुफा का खोजकर्ता, अशोक ने जीवकों के रखने के लिए, अजीवकों को रखने के लिए, रहने के लिए गुफा का निर्माण किया था, जिसमें बराबर में भी कुछ गुफा था। वहां 4 गुफा था बराबर में, और इन चारों गुफा का निर्माण उसने अजीवकों के रहने के लिए कराया है। तो इस गुफा की खोज किसने की है यह पूछा जा रहा है। तो खोज करने वाले का नाम है हैरिंगटन, जो कि 1785 में इन्होंने खोज करी है। सिकंदर किसका पुत्र था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। कौन था? फिलिप, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। हाइडेस्पिज का युद्ध, हाइडेस्पिज नामक युद्ध या हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिज का युद्ध जो है वह झेलम नदी पर लड़ा गया था। किस नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर। दो नदी से 2 प्रश्न बनता है। जब सिकंदर आया था तो नदी से 2 प्रश्न बनता है। एक तो हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी पर हुआ था, और दूसरा कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया था। तो अगर पार करने से मना करने की बात करी जाए तो बताइएगा ब्यास नदी, और हाइडेस्पिज युद्ध की बात की जाए तो बताइएगा झेलम नदी। देखिए अगला प्रश्न आपको आ ही गया, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो वह है ब्यास नदी। चलिए, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई है, ध्यान रखना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक, जहां अभी हमने पढ़ा मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अंतिम शासक जो है वह बृहद्रथ है। अच्छा, यहां आपको फंसाया जा सकता है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का
प्रथम शासक था या मौर्य वंश का संस्थापक था? ऑप्शन देगा चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन देगा विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन देगा बृहद्रथ, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त वो अलग है और चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आप सुनेंगे जब आप गुप्त वंश पढ़े, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की बात करी जाए तो यहां पर इन चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी छेड़खानी करना चाहे आपसे, एक जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तो कर सकता है बहुत ही आसानी से। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की थी और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश की नींव डाली। ओके, मौर्य वंश के पहले नंद वंश रहा और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। राजतरंगिणी में किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत को राजतरंगिणी को कहा गया है। ओके, चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त हमने आपको पहले ही बता दिया है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि थी जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत की बात की जा रही है। एक लिपि है जो दाहिने से बाएं लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि है जो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय नंद वंश का शासक था। कौन? नंद वंश। ध्यान दीजिएगा। कलिंग राज्य भारत में कहां स्थित है? कलिंग, देखिए कलिंग किसे जाना जाता है? अभी पूछता है कि कलिंग वर्तमान में जो कलिंग था, जो कलिंग था प्राचीन समय में, वर्तमान में वह है तो उड़ीसा को ही कलिंग के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? तो मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज के बाद डायमेकस नामक राजदूत आया था जो बिंदुसार के समय आया था। यह भी ध्यान देना है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक की बात की जाए तो वह बौद्ध धर्म में जुड़ जाता है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहां में बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय कहां में बिताया? तो यह श्रवणबेलगोला। कहां में? श्रवणबेलगोला में। और वहीं इसने संलेखना पद्धति से अपना शरीर भी त्यागा। यह भी ध्यान देना है। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह 305 ईस्वी पूर्व, जी हां 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को जो है वह हराया था। इंडिका पुस्तक के लेखक? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय, गर्मी बहुत लगता है दोस्तों क्योंकि पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है ना, अगर पंखा चलाएं तो फिर पंखे की ही आवाज आपको ज्यादा सुनाई देगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए मैं सब सहूं। चलिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मखलीपुत्र घोषाल के द्वारा किया। किसके द्वारा? मखलीपुत्र घोषाल। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, सबको देखिएगा। चलिए, बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता है। ऑप्शन देगा विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और दो अलग नाम दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है वायु पुराण। हाँ, वायु पुराण ध्यान रखना है आपको। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा जाता है? तो बिंदुसार को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है सिंह सेन। यह जैन ग्रंथ में इसका नाम मिलता है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था? आपको पता है कि राजगद्दी पर अशोक कब बैठा था? 273 ईस्वी पूर्व। उस समय यह अवंती का राज्यपाल था। कहां का था? अवंती का। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भ्रभु अभिलेख या भाब्रू, कहीं कहीं भाब्रू मिल जाएगा, कहीं भ्रभु मिल जाएगा। तो इसी अभिलेख में इसने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की जो संख्या वह 7 है। कितनी है? 7 है, ध्यान दीजिएगा। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या, आपको 5 प्रांत का हमने नाम बताया था, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, अवंती, है ना, ऐसे करके हमने 5 नाम आपको बताए थे। तो हमने उस समय आपको यह भी बताया था कि वह 5 नाम कौन कौन से, और यह भी बताया था कि कितने प्रांत में विभक्त है, यह प्रश्न बनेगा। तो यहां पर आप देख लीजिए 5 प्रांत, याद रखिएगा। अशोक के समय विक्री कर के रूप में
मूल्य कितना वसूला जाता था, बिक्री कर कितना था, तो बिक्री कर जो था वह 10% था या 1/10 भाग, ये भी याद रखना है। अशोक के समय बिक्री कर को अगर बचाते हैं आप तो आपको कौन सी सजा मिलती थी? अगर आपने 1/10 भाग जो बिक्री कर है उसको बचाया तो आपको मृत्यु दंड से नवाजा जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाता था। चलिए, अशोक के समय जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जो जनपद न्यायालय होता था, जो जिला न्यायालय होता था, उसको राजुक कहा जाता था। उसके न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजुक। मैं यहाँ अच्छा लिखा तो है ही, लिखने की आवश्यकता है। क्या कहा जाता था? राजुक। ध्यान दीजिएगा। चलिए, आखिरी सवाल 64 नंबर, 64 प्रश्न थे। आखिरी सवाल है, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? उस समय जो महिलाएं स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाती थी उनको रूप जीवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूप जीवा। तो 64 प्रश्न थे दोस्तों। बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से मैंने इसको तैयार किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही आनंद आया होगा करने में। आज के इस क्लास से आप 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से देखेंगे बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो ऐसे एक एक दो दो क्वेश्चन इकट्ठा करके आप अपना जो है स्कोर अन्य बच्चों से आगे करेंगे। ये मत सोचिए कि एक प्रश्न के लिए हम आधा घंटा दें। जी हाँ, एक एक प्रश्न से ही आपका कल्याण होगा। आपने देखा एक एक ईंट से ही भवन बनता है, ऐसा नहीं कि पूरा भवन डायरेक्ट ही आकर के रखा जाता ना। एक एक ईंट जोड़ता है आदमी, एक एक ईंट मिस्त्री जोड़ता है, मैकेनिक जोड़ता है, जो राजमिस्त्री होता है, तब जा करके भवन बनता है। वैसे एक एक प्रश्न को आप सुधार करके आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।